लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार लगातार जारी है। पीएम मोदी आज अररिया के फारबिसगंज में चुनावी सभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां एनडीए के उम्मीदवार प्रदीप सिंह के लिए वोट की अपील की। साथ ही इस दौरान विपक्ष पर जमकर वार किया। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ देश में वोट भक्ति की सियासत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति की सियासत हो रही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जनता का प्यार और विश्वास ही मेरा खजाना है। पूरा न्याय होगा। बीजेपी के हर कार्यकर्ता बंगाल के हर व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई है, उस हिंसा करने वालों के, उस साजिश करने वालों को अब कानून सजा करके रहेगा, न्याय होके रहेगा। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। साथियों, पश्चिम बंगाल में धमकी, लूट और भ्रष्टाचार का एक खेल ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? क्या स्पीड ब्रेकर दीदी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कड़े से कड़ी सजा दोगे? हिम्मत के साथ दोगे? पूरे बंगाल में दोगे? गांव-गांव में दोगे? हर गली मोहल्ले में दोगे? हर पोलिंग बूथ में दोगे? भाइयों बहनों, मुझे आप पर भरोसा है और आप देने वाले हैं। ये पहले और दूसरे चरण में मैं देख चुका हूं भाइयों। इधर सुपौल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन के पक्ष में प्रचार किया और लोगों से उनके लिए वोट की अपील की। सुपौल में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मोदी जी को जितनी कोशिश करनी है कर ले। जो भी करना चाहते हैं कर ले, मगर बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। अगर नरेंद्र मोदी जी को चेहरे को देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि चौकीदार जी घबरा गए हैं। चौकीदार जी को सच्चाई दिख रही है। पहले चौकीदार जी आते थे, कहते थे मित्रों, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शहीद हेमंत करकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कलेक्टर ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। इस पर अब चुनाव आयोग फैसला लेगा। वहीं इस मामले में देश भर से आ रही कड़ी प्रतिक्रियाओं के बाद कल प्रज्ञा ने यू टर्न ले लिया था। आज फिर उन्होंने माफी वाली बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जिसे आतंकी की गोली लगती है वो शहीद होता है। वहीं साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैंने अपने बयान की माफी मांग ली है, लेकिन अब मुझे उनसे माफी दिलवाइए जिन्होंने मुझे 9 साल तक प्रताड़ित किया। साध्वी ने कहा कि मुझे 9 साल की प्रताड़ना का जवाब चाहिए। को 15 से 20 पुरुष एक साथ बेल्ट से मारते हैं, ठीक है? आप लड़की हैं, ध्यान रखना इस बात का। क्या ये कानून के अंतर्गत आ रहा है? और ऐसी अनेक प्रताड़नाएं, दिन रात पीटना, नंगा करके उल्टा लटकाना, ये कहाँ का नियम है? कौन से कानून के अंतर्गत आता है? आप बता दिए। आप स्वयं उत्तर ढूंढ लीजिए इसका, बाकी के प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन सर, इसके बाद आतंकवाद में मौत हुई ना, आतंकवादियों ने गोली। देखिए, आतंकवादियों की गोली से जो मरता है उस शहीद का दर्जा होता ही है उसका, क्योंकि हम हमारे घर में निपट लेते हैं। हमारे घर में किसने क्या किया, कैसा किया, हम बिल्कुल उसकी बात स्पष्ट करते हैं, सब सहन करते हैं। लेकिन जो आतंकवादी या विदेशियों की गोलियों से मारा जाता है
वो निश्चित रूप से कोई किसी अधिकृत व्यक्ति है तो वो निश्चित रूप से शहीद का दर्जा होता है। और कल मैं इसका बयान दे चुकी हूँ। लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर उम्मीदें जिंदा हैं या यूं कहें कि सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस आप के बीच गठबंधन को लेकर तरह तरह के बयान सामने आते रहे हैं। कभी तल्ख भरे बयान दोनों के बीच दीवारें खड़ी कर देते हैं तो कभी ये दूरियां नजदीकियों में बदल जाती हैं और गठबंधन की बात होने लगती है। कभी ना तो कभी हाँ के बीच गठबंधन फंसा हुआ है। गठबंधन की इस राजनीति में विचार किया कि किसी तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी को सत्ता में वापस आने से रोका जा सके। इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के गठबंधन हो रहे हैं। कर्नाटक में कुछ हुआ, यूपी में कुछ हुआ, कहीं और कुछ हुआ। उसी क्रम में दिल्ली, गोवा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, जहां आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस है, हमने भी बाकी सारी चीज़ों को किनारे करते हुए ये प्लान बनाया कि 33 सीटों पे मोदी और अमित शाह की जोड़ी को रोका जा सके। दरअसल आपने कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है। शुक्रवार को आपके 3 उम्मीदवारों का नामांकन तय था, लेकिन कांग्रेस को वक्त देने के लिए नामांकन रोका। आपने कांग्रेस को दिल्ली में 4 और 3 और हरियाणा में 7-2-1 का नया फॉर्मूला दिया है। यानी दिल्ली में आप 4 सीटें और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं हरियाणा में आप कांग्रेस को 7 और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को 2 सीट के लिए मना रही है। लेकिन कांग्रेस हरियाणा में ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। सवाल है कि आखिर ऐसी बात क्या है कि आप गठबंधन को लेकर इतनी ज्यादा आतुर दिखाई पड़ती है। दरअसल इसके पीछे की वजह देखें तो आपको इसमें अपना फायदा ज्यादा दिखता है। आप इसमें गठबंधन में जित भी मेरी पट भी मेरी सोच रही है। आप कांग्रेस का गठबंधन अगर बीजेपी को हरा देता है तो आप खुद क्रेडिट लेना चाहेगी कि उसकी पहल से ही गठबंधन बना और बीजेपी को मात मिली। अगर चुनाव में हार मिलती है तो वह कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ेगी और कहेगी कि कांग्रेस का एक धड़ा मिलकर चुनाव लड़ने को राजी नहीं था। शीला दीक्षित समेत कई नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। वहीं आपके लिए दूसरा मोदी फैक्टर भी डरा रहा है। मोदी लहर के चलते भी वो कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती है। खैर आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे बीजेपी भी आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर फंसी हुई है और इंतजार कर रही है। इसी के चलते वो दिल्ली में अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।